आप सुन रहे हैं हमारा चैनल जेसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हर उम्मीदवार का स्वागत है। याद रखें, हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जैसा कि किसी ने कहा है, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, ये जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। तो इसी साहस के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जी। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। वेद शब्द का असल में मतलब क्या है? देखिए, वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। लेकिन ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान, यानी सुपीरियर नॉलेज। अच्छा, सुपीरियर नॉलेज। और वेदों की उत्पत्ति को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प धारणा है। इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? अपौरुषेय का मतलब है कि इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की। ये माना जाता था कि ये ईश्वर की वाणी है। मतलब इसे एक तरह की डिवाइन अथॉरिटी देने के लिए, ताकि इस पे कोई सवाल ना उठाए। बिल्कुल, ये कहने का तरीका था कि ये ज्ञान इंसानी समझ से परे है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये सभ्यता हड़प्पा के पतन के लगभग 250 साल बाद शुरू होती है, और ये भारत की पहली ग्रामीण मतलब रूरल सभ्यता थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। शहरीकरण से हम वापस ग्रामीण जीवन की ओर आ गए। और यहाँ एक बात जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, वो ये है कि वेद विश्व के सबसे पुराने साहित्य हैं। हाँ। इसी वजह से इन्हें मानव जाति का सबसे पुराना वसीयतनामा या ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है। आर्य कौन थे? जी। क्या वो आक्रमणकारी थे या यहीं के मूल निवासी? इस पर क्या क्या मत हैं? इस पर विद्वानों के बहुत अलग अलग मत रहे हैं। जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का है। उनके अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया था। ये तो हमने स्कूलों में भी पढ़ा है। जी हाँ, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि वे आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। अच्छा। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वे तिब्बत से आए थे। इसका जिक्र उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी है। तो मतलब एक ही सवाल पर इतने अलग अलग जवाब? बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आर्य शब्द का मतलब कोई जाति नहीं, बल्कि एक भाषाई समूह था। इसका अर्थ होता है नोबल या कुलीन, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति। तो ये जो आक्रमण का सिद्धांत था, जिसे मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वान मानते थे, हाँ, जे रोड्स और एडवर्ड मायर भी इसका समर्थन करते थे। क्या आज भी ये मान्य है या हमारे पास कोई नया सबूत है? यहीं पर राखी गढ़ी की खोज बहुत अहम हो जाती है। राखी गढ़ी, जो हड़प्पा का एक स्थल है। जी, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। वहां जो कंकाल मिले, उनकी डीएनए टेस्टिंग की गई और इस रिसर्च में ये पाया गया कि हड़प्पा के लोगों और आर्यों का डीएनए समान है। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे। ये निष्कर्ष यही बताता है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। इस सबूत के बाद मैक्स मूलर का जो आक्रमण सिद्धांत है, उसे अब धीरे धीरे खारिज किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आर्य यहीं के थे, तो वे बसे कहाँ थे और उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र? जी हाँ, आज का पंजाब और सिंध का इलाका। और फिर लगभग 900 सालों में वे धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों की ओर बढ़ते गए। और उनकी अर्थव्यवस्था, क्या वो कृषि पर आधारित थी? नहीं, शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुधन था। पशुधन मतलब जानवर? हाँ, और इसमें 2 जानवर सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला घोड़ा, जो युद्ध और परिवहन के काम आता था। और दूसरी थी गाय। गाय उनकी सबसे पवित्र संपत्ति थी। उसे अघन्या भी कहा जाता था, है ना? बिल्कुल, अघन्या यानी ना मालने योग्य। और ये जानना भी दिलचस्प है कि गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं, बल्कि विनिमय यानी करेंसी का माध्यम भी थी। अच्छा, तो जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा अमीर? सही समझें, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। तो एक ऐसा समाज जो कबीलों में रहता था और पशुओं पर निर्भर था, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था? मतलब हायरार्की ऑफ पावर कैसी थी? इसकी शुरुआत बहुत छोटी इकाई से हुई। सबसे छोटी इकाई थी जन, जो एक कबीला होता था, और उसका मुखिया राजन कहलाता था। ठीक है, जन से राजन। फिर जब कई जन मिल गए तो उन्होंने जनपद बनाया। ये एक राज्य जैसा था और इसका मुखिया राजा होता था। और जनपद से भी बड़ा कुछ था? हाँ,
जनपद से बड़ा था महाजनपद, जो एक साम्राज्य था और उसका मुखिया महाराजा कहलाता था। और इस हायरार्की में सबसे ऊपर सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र, एक विशाल साम्राज्य जिसका मुखिया होता था सम्राट या एकराट। एकराट। जी, पुराणों में महापद्मनंद को एकराट की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है सर्वोच्च शासक या सोल मोनार्क। चलिए अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। जी, ये सुनने में बहुत अकेडमिक लगते हैं। आसान भाषा में इनमें क्या फर्क है? देखिए, श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। इसे सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि ये ईश्वर की वाणी मानी गई। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? इसके अंदर आते हैं चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। और स्मृति? स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ, मतलब ये मानव रचित है। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति और वेदांग आते हैं। अच्छा, तो एक तरह से श्रुति मूल ज्ञान है और स्मृति उसकी व्याख्या? आप ऐसा कह सकते हैं। और यहीं पर एक शब्द है वेदांत, जिसका मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ, वेदांत का मतलब वेदों का अंत होता है, लेकिन अंत से मतलब नाश नहीं है। बिल्कुल, यहाँ अंत का मतलब है ज्ञान का शिखर। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। तो अब एक-एक करके चारों वेदों को जानते हैं। शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से, जिसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। जी, ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंडल 2 से 7 सबसे पुराने हैं, जबकि मंडल 1 और 10 सबसे नए हैं। उन्हें बाद में जोड़ा गया। और इसके पुरोहित को क्या कहते थे? इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी तो ऋग्वेद में ही है ना? जी हाँ, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं और ये सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है ना? बिल्कुल सही। 10वें मंडल, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं, में पहली बार इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हाँ, साम का अर्थ ही होता है गान। ये असल में ऋग्वेद के मंत्रों का ही संगीतमय रूप है। अच्छा, तो क्लासिकल म्यूजिक के जो 7 सुर हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई? यही माना जाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते थे, जो ऊंचे स्वर में गान करते थे। इसे बुक ऑफ चांट्स भी कहते हैं। जी, और एक जरूरी बात यह है कि सामवेद में केवल 75 अपने मंत्र हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अगला है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और युद्ध कला का वर्णन है। हाँ, यजुर्वेद पूरी तरह से कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। सही है? जी, प्रोज और पोएट्री दोनों में। इसमें यज्ञ की विधियां और नियम दिए गए हैं। इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। और इसके 2 विभाग भी हैं। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद यानी काला और शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद। इसमें अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला का भी ज्ञान मिलता है। जो बड़े-बड़े यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ, उनका वर्णन भी इसी में है। बिल्कुल, राजसूय यज्ञ सम्राट बनने के लिए और अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए। इन दोनों का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। और चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद, जो चिकित्सा और विज्ञान पर केंद्रित है। जी, यह सबसे अंत में रचा गया वेद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका विषय बाकी तीनों से काफी अलग है। हाँ, इसमें बीमारियों को ठीक करने के मंत्र और आयुर्वेद का ज्ञान है। ये एक तरह से आम लोगों के जीवन और उनके विश्वासों का दर्पण है। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात, जो आज भी प्रासंगिक है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जी, और मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। चलिए अब समाज की संरचना को समझते हैं। आपने पुरुष सूक्त का जिक्र किया था। जी, उसमें समाज की तुलना एक शरीर से की गई है ना? बिल्कुल। पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण आए, जिनका काम ज्ञान और शिक्षा था, भुजाओं से क्षत्रिय, जिनका काम रक्षा और शासन था, जंगा से वैश्य, जिनका काम व्यापार और उत्पादन था, और पैर से शूद्र, जिनका काम सेवा और शिल्प था।
तो शुरुआत में ये विभाजन शरीर के अंगों के महत्व जैसा था, मतलब कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। जी, ये सबसे जरूरी बात है। ऋग्वैदिक काल में समाज बहुत लचीला था। मतलब वर्ण व्यवस्था कर्म यानी ऑक्यूपेशन पर आधारित थी। हाँ, एक ही परिवार में अलग-अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। इसका कोई उदाहरण मिलता है? ऋग्वेद में ही एक ऋषि कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। ये तो कर्म आधारित समाज का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते समाज कठोर हो गया। और वर्ण जन्म पर आधारित हो गया। जी, और समय के साथ यही कठोर जाति प्रथा बन गई। तो अंत में इस पूरी सभ्यता की विरासत क्या है? हमारे लिए आज क्या मायने रखती है? देखिए, इसकी विरासत बहुत गहरी है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसके अलावा प्रकृति पूजा, योग और दर्शन जैसी अमूल्य देन भी हमें इसी काल से मिली हैं। तो ये सभ्यता कोई अचानक नहीं आई, बल्कि 900 सालों के एक निरंतर विकास का परिणाम थी। बिल्कुल, और इसके बाद का जो अध्याय होगा वो है त्रिमूर्ति की अवधारणा और महाजनपद काल।